हाय व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर डिफेंस फोर्सेस के बारे में। तो आइए आज हम वो सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं हमारे स्पेशल पर्सन से। तो हमारे साथ में मिस्टर अनवारुल हसन, अ ग्रुप कैप्टन। तो सर, सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारे इस चैनल पे और हमारी इस वीडियो के लिए। इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छा लग रहा है हमको आपने इनवाइट किया और हमारे एयरफोर्स से संबंधित जानकारी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सर, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। मैं ग्रुप कैप्टन हसन मेरा नाम है। मैं 2010 में रिटायर हुआ और फिर तभी से मैं दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो क्या बचपन से आपकी ये इंटेंशन थी कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बनूं? जी बिल्कुल, मुझको मैं एक नॉर्मल जैसे आप सभी हैं, मैं एक साधारण बालक था जिसमें मैं अपने गांव में पढ़ता था अपने छोटे से स्कूल में। और वहाँ पे हमारे तमाम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें ड्रिल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, डिबेट्स वगैरह होते थे। तो उसमें बहुत अच्छा लगता था, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था और यही प्रॉब्ली हमारा जो एटीट्यूड था जो हमको आगे ले आया यहाँ तक। तो सर, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ये एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस में जाना पसंद करते हैं। और तो क्या क्या मतलब कैसे हम एक डिफेंस फोर्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं और क्या क्या मतलब हमारा रूटीन होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, प्लीज़ आप वो भी एक्सप्लेन करिए। देखिए, डिफेंस सर्विसेज में सबसे पहले आने के लिए आपके अंदर एक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की ज़रूरत होती है जिसमें आप एक टीम के साथ काम कर सकें और एक लीडरशिप दे सकें। ये एक अग्रणी नेता की तरह उसमें सबका सहयोग लेकर के आगे चल सकें। तो इस एटीट्यूड के साथ फिर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस खुद होती है। आपको अपनी फ़िज़िकल फिटनेस, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान देना पड़ता है। आप शरीर से और दिमाग से दोनों बहुत बलवान हो और अच्छे हैं तो आप डिफेंस सर्विसेज में ज़रूर जा सकते हैं। और डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका मैं बाद में उल्लेख करूँगा। तो सर, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं मतलब बनने के लिए? हर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप परीक्षाएं होती हैं जिसके अंदर जैसे टेक्निकल ब्रांच की होती है, अलग होती है, ग्राउंड की ब्रांच की अलग होती है एयरफोर्स में, और इसी तरह फ्लाइंग ब्रांच की होती है। तो ये तीनों ब्रांच की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद उनको एसएसबी में जाना पड़ता है जहाँ पर उनका असेसमेंट होता है और फिर उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद ये फिर मेडिकल के लिए जाते हैं। मेडिकल में पूरी तरह से कामयाब होने के बाद फिर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट करके उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सर, मतलब कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होती है, मतलब एक कोई सी मतलब आपका डिफेंस फोर्सेस में? एयरफोर्स के जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स के लिए अलग अलग ब्रांचेज हैं। फ्लाइंग ब्रांच है और फ्लाइंग ब्रांच के बाद ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच है। ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स एंड अकाउंट्स एंड मेट्रोलॉजी, ये ब्रांचेज हैं। और टेक्निकल ब्रांचेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम है और मैकेनिकल स्ट्रीम है। तो इन स्ट्रीम के लिए एक एफकैट एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी और साल में 2 बार इसकी परीक्षाएं होती हैं। 2 टर्म से एग्ज़ाम होते हैं, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। तो इस तरह आप इस परीक्षाओं में अपना फॉर्म भर करके और उसके बाद अपीयर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर हमारे 4 एसएसबी हैं जहाँ पे आपको बुला करके आपका इंटरव्यू होगा और फिर वहाँ से कामयाब होकर आपका मेडिकल होगा और फिर आपको 2 बैचेज में बुलाए जाते हैं। हर 6 मंथली ये कोर्स कमेंस होते हैं। तो
तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता होगा ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करने में? नहीं, एवरेज आप एक बार में एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आपने इंटरव्यू पास कर लिया 6 महीने के अंदर, तो अगले 6 मंथ अगले जो बैच में आपको बुला लिया जाएगा और आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है और फ्लाइंग ब्रांच के लिए से अलग अलग होती है ट्रेनिंग। आपको वहाँ से पहुँचने के बाद फिर आपको अलग अलग स्ट्रीम में अलग किया जाता है 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। फिर आप उसके बाद की पोस्टिंग हो जाती है अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग स्टेशन पर। तो सर आपने जो प्रिपेयरिंग जो आपने करी थी ये आपके पोस्ट के लिए या आपके डिफेंस फोर्स में अप्लाई होने के लिए, तो उसमें आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी या कौन कौन सी डिफ़िकल्टी हम लोग फेस कर सकते हैं? डिफ़िकल्टीज़ अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वहाँ पर, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपको भेज दिया जाता है। तो दैट जनरली दो तीन टेस्ट होते हैं आपको SSB में जाने के बाद, और उसमें कामयाब अगर नहीं हुए तो फिर आपको लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें कामयाब हो गए तो बाकी चीज़ें आसानी हैं। तो सबसे पहले इंट्रेंस जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। कि अब हम लोग का फिज़िकली हम लोग कैसे होने चाहिए इस सब के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब इस टाइप के कोर्सेज़ के लिए? फिट होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके अंदर जिससे आप अपनी ड्यूटी ना कर सकें। मेन चीज़ ये होती है। सर मतलब अगर आप जब वहाँ पर थे बॉर्डर पे, जब आप अपने जॉब करते थे, तो उस टाइम पे आपने मतलब आपकी लाइफ कैसी थी, डेली लाइफ आपकी कैसी थी उस टाइम पे? लाइफ इन ऑल 3 सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बड़ी एडवेंचरस होती है। और जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को एडवेंचर पसंद है उसको बहुत इंजॉय मिलेगा, बहुत इंजॉयमेंट रहेगा और वो अपनी ड्यूटी भी करेगा और अपने खुश भी रहेगा। तो मेन चीज़ जो होती है खुशी, अपनी लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप दूसरी बात ये है कि आप देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी सेवा कोई देश की हो नहीं सकती आर्म फोर्सेस में रहकर। ओके, तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आप देश सेवा में करना चाहते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, तो ये सबसे अच्छी सेवा है। तो सर और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इस एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे, आप कहीं भी रहें। सर हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया था कि मतलब आप लोग का रूटीन कैसा होता है, मतलब मॉर्निंग टू नाइट वाला? हमारा रूटीन अपने स्टेशन में ड्यूटी के हिसाब से होता है लेकिन सबके लिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह उठ करके लोग वॉक के लिए जाते हैं, अपने रन के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं और फिर से आ करके ब्रेकफास्ट करके और सीधे ड्यूटी पे चले गए। फिर उसके बाद लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के बाद फिर शाम को फिजिकल फिटनेस के लिए 4 बजे 5 बजे के आसपास फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है। ये खेल कूद होते हैं, फुटबॉल गेम्स, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, ऑल का sort of games are available there. You have to involve yourself in playing that, okay? And be happy with your colleagues, your एज क्या? friends. और फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। तो एज क्या होना चाहिए, हमारी एज क्या होना चाहिए मतलब अप्लाई करने के लिए? एज ये तो 18 से लेकर के 27 साल से 28 साल तक के एज के बीच में लोग जा सकते हैं। अब अलग अलग हर ब्रांच के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मेडिकल ब्रांच है उसके अलग क्राइटेरिया है और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है उसके अलग है और फ्लाइंग ब्रांच है उसके अलग है। तो अलग अलग एंट्री की स्कीमें हैं। ओके, मेन सोर्स जो आपकी जो कॉम्बैट फोर्सेस में जाने के लिए है, डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए है, वो NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खाटूवासला पुणे में है। उसके थ्रू आप उसका एग्ज़ाम क्लियर करके उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तीनों सर्विसेज में आप वहाँ जाने के बाद फिर आप अलग अलग ब्रांचेज आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था कि आपका जो यूनिफॉर्म होता है क्या उसका कोई मैसेज, उसमें आप लोग कोई मैसेज इंडिकेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर सर्विसेज का एक अलग यूनिफॉर्म होता है, उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं,
वो उसको उसको इंडिकेट करते हैं कि वो आदमी किसका है। जैसे नेवी का है, आर्मी का यूनिफॉर्म अलग होता है, नेवी का अलग होता है और एयरफोर्स का अलग होता है, आपने देखा होगा। और उसके बाद उनके रैंक्स होते हैं, वो रैंक्स उनके शोल्डर बैजेस पे लगे रहते हैं। और फिर उनके रिबन्स होते हैं जो उनकी कर्मठता, उनकी क्षमता, उनकी वो काम करने के क्षेत्रों को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन यूनिफॉर्म का मतलब होता है दिखाना यूनिफॉर्मिटी। अगर आपके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो आपकी टीम काम नहीं कर सकती। तो पहला इंडिकेशन ये है कि यूनिफॉर्म होने के बाद आप एक होते हैं, एक भारतीय होते हैं, एक इंडियन होते हैं, या एक आर्मी के लोग होते हैं, या एक यूनिट के लोग होते हैं, या एक बटालियन होती है, एक रेजिमेंट होती है, एक सर्विस होती है। तो ये सारी चीज़ें उसी यूनिफॉर्म के से पता चलती हैं। जिसको ज्ञान होगा उसको मालूम हो सकता है। कौन कौन सी सुविधाएं हमारे मतलब कमांडोज और हमारे डिफेंस फोर्सेस के आर्मीज मतलब जितने भी हमारे उनको क्या कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है? सारी सुविधाएं कराई जाती है। जब जहाँ पर उनकी पोस्टिंग रहती है तो उनको रहने की व्यवस्था रहती है, उनको राशन मिलता है, उनको यूनिफॉर्म मिलता है, और खाने पीने की सुविधाएं, सब कुछ होता है। चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो फैमिली के साथ रह रहा हो। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे फैमिली आप नहीं रख सकते हैं, आप सिर्फ अकेले आपकी ड्यूटी हो सकती है, या फैमिली आपको कहीं अलग रखने का व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। फिर उसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी होती है जिसके अंदर तमाम रोज़मर्रा की हर चीज़ें आपको मिलती हैं, मसाले से और खाने से लेकर के, और कार और स्कूटर तक की सुविधाएं आपको मिलती हैं जो आप खरीद सकते हैं वहाँ से। उसके रिटायरमेंट होने के बाद फिर आपको ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, ये चीज़ें। तो सर मतलब किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ आप लोग करते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज आर इन फोर्स ऑल द टाइम। पहली बात ये होती है कि हम छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी, एक आदमी होता है जो टेक्नीशियन होता है, वो हथौड़े और हेक्सा से भी काम करता है, और लेकिन उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी उड़ाना पड़ता है और उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेवल 5th जनरेशन से ऊपर होता है, वो लेटेस्ट होती हैं, अपग्रेड होती रहती हैं। और मैकेनिकल सिस्टम अपने होते हैं जिनका भी अपडेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है। तो एट द लास्ट सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे सिटीजन्स को, हमारी वीडियो के माध्यम से? हमारा लास्ट मैसेज ये होगा कि इस समय जैसे हमारे देश में जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवान जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर्विसेज को ज्वाइन करें, जिसके अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है और उनका एटीट्यूड और उनका कॉमरेडशिप, उनका टीम वर्क, सब कुछ देखा जाता है और उसको सुधारा जाता है, उसको इन्हांस किया जाता है। तो उसको करने के बाद अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में या शॉर्ट ड्यूरेशन सर्विस में अगर वो आते हैं, 20 साल 15 साल की जो सर्विस होती है, या जिससे उसके पहले अगर रिटायर होते हैं तो उनका करियर बड़ा अच्छा मिलता है उनको बाहर सिविल में। तो आप डिफेंस में भी काम कर सकते हैं, उसके अलावा वहाँ से रिटायर होकर के आप सिविल में भी बहुत अच्छी कामयाबी आपको मिल सकती है। तो फिर सर हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू इन वंस अगेन, और थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया और होप कि आपकी वीडियो की कामयाबी के लिए शुभकामना देता हूँ और अच्छा करते रहते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे आज के चीफ गेस्ट सैयद अनवारुल हसन, ग्रुप कैप्टन ऑफ एयर फोर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी बातें जानने को भी मिली होगी आर्मी से और डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू वंस अगेन।